तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है। जो टॉपिक नया भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये टॉपिक इसी साल 12th क्लास आपके सिलेबस में आया है। नीति आयोग नया आया है, न्यू ऐड हुआ है, तो सबसे ज़्यादा चांस है, बल्कि 100% चांस है कि इस पे से क्वेश्चन आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से हमें करना है ताकि हम इसमें से एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छोड़ पाएं। इसको इतना डिटेल में इतने अच्छे तरीके से करना है कि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका आंसर आराम से कर पाएं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को करना। तो मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक नीति आयोग। तो नीति आयोग में सबसे पहले हम आएंगे कि नीति आयोग है क्या। अगर आप इसको साधारण संस्कृत भाषा में, एक जनरल सिंपल लैंग्वेज जो संस्कृत की है, या जनरल लैंग्वेज सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में नीति को बोला जाता है व्यवहार, नैतिकता और मार्गदर्शन। मतलब व्यवहार मतलब बिहेवियर, नैतिकता मतलब मोरालिटी और मार्गदर्शन मतलब डायरेक्शन। एक ऐसी संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आगे चलकर योजनाओं को, व्यवहार को, नैतिकता को और आगे चलकर योजनाओं को या आगे की पूरी प्लानिंग को, योजनाओं को मार्गदर्शन देगा। ठीक है, ये साधारण सामान्य अर्थ है। अगर कोई पूछे कि नीति का सामान्य अर्थ है, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है, बताने के लिए है कि सामान्य संस्कृत भाषा में नीति का क्या अर्थ निकल के आता है, नीति का क्या, पॉलिसी का क्या मतलब निकल के आता है। लेकिन यहां नीति आयोग, वर्तमान में जो नीति आयोग का मतलब या अर्थ निकल के आता है, या किसके लिए स्टैंड करता है, किसके लिए खड़ा होता है, किस रूप के लिए है, वर्तमान में नीति आयोग जिसके लिए है या प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका वर्तमान में जो रूप, या यूं कह लो वर्तमान में अर्थ निकल के आता है। ठीक है, अब इसके नाम में ही है कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो मतलब एक तरह से पूरी तरह चेंज हो जाता है, पूरी तरह बदलाव का, एक नवीनीकरण, एक यूं कह लो इनोवेशन का रूप है, ये एक फॉर्म है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो हिंदी में इसका ये मतलब है और इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब चलते हैं इसकी स्थापना की ओर, कब हुई और कैसे हुई और क्यों हुई। तो अब हम आते हैं नीति आयोग की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट पर, कि नीति आयोग की स्थापना कैसे होती है। 15 अगस्त 2014, हम सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं। तो जो 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया, उसी भाषण में उन्होंने संकेत या हिंट दे दिया था इस नीति आयोग की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट का। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना भी कर दी गई। अब सबसे बड़ी बात है कि नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर होती है? इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया या स्थापित किया गया। अब योजना आयोग, इसकी स्थापना के साथ ही समाप्त कर दिया गया या इससे पहले ही समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग को नीति आयोग से पहले समाप्त या एबोलिश कर दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर, प्लेस पर किसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई? इस नीति आयोग की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की गई। अब यह भी मतलब आपको मैंने बताया था कि योजना आयोग भी किसी भी तरह से संवैधानिक निकाय या संस्था या इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिस तरह योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या संवैधानिक संस्था नहीं थी, उसी प्रकार संवैधानिक निकाय या संस्था, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग भी नहीं है। नीति आयोग भी संवैधानिक और वैधानिक संस्थान या इंस्टीट्यूशन नहीं है। मतलब संविधान में इसका किसी अनुच्छेद, आर्टिकल में कोई वर्णन, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना ये किसी प्रकार की संवैधानिक, ना लीगल, कानूनी किसी प्रकार से कानून में कहीं लिखित में इसका वर्णन नहीं है। तो संविधान में कहीं वर्णन नहीं तो कानूनी नहीं है, तो इसका कोई कानूनी और संवैधानिक आधार या बेस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेस या आधार इसका नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। योजना आयोग भी संवैधानिक संस्था निकाय नहीं था, नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय या संस्था नहीं है। अब ये नीति आयोग है क्या और कैसे आता है, इसका
अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में आगे। अब हम करते हैं कि नीति आयोग स्थापना एस्टेब्लिशमेंट में, कि नीति आयोग किस तरह फंक्शनिंग कार्य प्रणाली में काम करता है। याद रखना इसके कार्य नहीं है, इसकी फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, कि आखिरकार इसके जो बनाए जाने का जो मूल था, इसके पीछे जो मूल बेस सोच या थिंकिंग क्या काम कर रही थी, कि किस लिए बेसिकली काम कर रहा था। तो नीति आयोग भारत सरकार की, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो हर पॉइंट का इंग्लिश वर्जन आपके स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, लेकिन समझने के लिए आपको जरूरी है कि मेरी बात को बड़े ठीक से सुने और समझे। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग का शीर्ष टॉप प्रबुद्ध मंडल वो बुद्धिजीवी या वो बड़े बड़े थिंकर, विचारक, सोचने वाले क्षमता, जो सोचने की बड़े बड़े लेवल पे योजना प्लान करने की या नीति बनाने की, पॉलिसी बनाने की क्षमता रखते हैं या दिमाग रखते हैं, जिनमें इतनी क्षमता या कैलिबर या कैपेबिलिटी है, जो प्रबुद्ध टॉप में आते हैं, शीर्ष में। प्रबुद्ध मंडल, बुद्धिजीवी मंडल, एकदम जो टॉप के इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री है या उस तरह सोच सकते हैं। तो प्रबुद्ध मंडल है नीति आयोग, एक तरह का उन लोगों का थिंक टैंक है जो सोचकर सरकार को पॉलिसी निर्माण, नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में सलाह देंगे, परामर्श देंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के, हो सकता है आपको सीधा थिंक टैंक पूछ ले क्या है, हो सकता है प्रबुद्ध मंडल लिख के आ जाए, तो दोनों का मतलब एक ही है, प्रबुद्ध मंडल मतलब थिंक टैंक। इंग्लिश मीडियम में तो थिंक टैंक ही लिख कर आएगा। अब हो सकता है क्वेश्चन कैसे बने, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई थिंक टैंक क्या है, तो नीति आयोग को थिंक टैंक कहते हैं। थिंक टैंक क्यों कहते हैं, इसमें शीर्ष के टॉप के प्रबुद्ध मंडल, बुद्धिजीवी, स्कॉलर्स आते हैं, इकोनॉमिस्ट आते हैं, जो सरकार को नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में सलाह परामर्श देंगे, इसलिए थिंक टैंक, जिसका काम ही सोचकर पॉलिसी, नीति बनाने के लिए सलाह देना है। अब ये दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है, प्रोवाइड्स बोथ टाइप ऑफ इनपुट्स, निदेशकीय, डायरेक्शनल और नीतिगत पॉलिसी। जो ये हमारा थिंक टैंक है, ये नीति आयोग है, ये दोनों प्रकार के इनपुट सरकार को या भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को प्रदान करता है या प्रोवाइड करता है। निदेशकीय भी, डायरेक्शनल भी, नीतिगत भी, पॉलिसी भी, तो दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। अब भारत सरकार के रणनीतिक, इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म नीतियां या नीतियों, पॉलिसीज एवं कार्यक्रमों मतलब प्रोग्राम का प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट, इंग्लिश मीडियम के इसलिए मैं सारे शब्दों को आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार के रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म नीतियों, पॉलिसीज, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स और प्रकल्प मतलब प्रोजेक्ट तैयार करते हुए, एक तरह का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का, कार्यक्रमों का और पूरा रणनीति, स्ट्रेटेजी का, केंद्र और राज्यों को, सेंटर को भी। ऐसा नहीं है कि यही एक सबसे बड़ा इसका काम है नीति आयोग का, जो आगे इसके बारे में बात करेंगे, कि हमारा योजना आयोग ज्यादा ध्यान सिर्फ सेंटर, केंद्र, भारत सरकार पर देता था और उसके भारत सरकार के माध्यम से सारी योजना चलती थी। लेकिन ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद की ओर आगे बढ़ता है, जिसमें राज्यों को भी साथ लेके चलने की बात करता है। तो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट को प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट सलाह या एडवाइस देता है। तो ये है आपका नीति आयोग मेन मुख्य क्या है, तो एक थिंक टैंक है, ठीक है, जो सलाह देता है, परामर्श देता है, किसको, भारत सरकार को, निदेश की डायरेक्शन में भी, पॉलिसी में भी, नीतिगत भी, और स्ट्रेटेजी, रणनीतिक, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म नीतियों, पॉलिसी, कार्यक्रम, प्रोग्राम का प्रकल्प, प्रोजेक्ट, पूरा एक प्रोजेक्ट बना के देता है, स्ट्रेटेजी का, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का, या यूं कह लो रणनीति का, दीर्घकालीन नीति का, कार्यक्रम, प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट तैयार करके देता है, और केंद्र को भी, राज्य को भी प्रासंगिक सलाह, रेलेवेंट सलाह, प्रासंगिक परामर्श, सलाह, एडवाइस देता है, रेलेवेंट एडवाइस देता है। अब बढ़ते हैं इसकी स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी,
या यूं कह सकते हो कि स्थापना के कारण, क्योंकि कारण क्या, आवश्यकता पड़ी तभी तो वो कारण बने। तो अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं नीति आयोग की रचना, गठन या कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि इस पे से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आए, तो इसकी कंपोजिशन को, रचना को बहुत ध्यान से देख लेना। सबसे पहले नंबर पर इसमें आते हैं अध्यक्ष, चेयरपर्सन। दूसरे नंबर पर शासकीय परिषद, रीजनल काउंसिल। दूसरे नंबर पर शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल। तीसरा इसमें होता है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल्स। चौथे नंबर पर विशिष्ट आमंत्रित, स्पेशल इनवाइट्स। पांचवा पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, इसके लिए इसकी डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखना। और लास्ट इसमें एक आता है सचिवालय, सेक्रेटरीट, जैसा आवश्यक समझा जाए। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से देख ले। तो पहले नंबर पर अध्यक्ष, चेयरपर्सन, जो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो भारत के नीति आयोग के सदैव अध्यक्ष या चेयरपर्सन होंगे। जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष, चेयरपर्सन सदैव भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष या चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। दूसरे नंबर पर आगे आपकी शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इसके सदस्य होंगे। दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, लेकिन सिर्फ उनके मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर जिन यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव असेंबली है। फिलहाल सिर्फ 3 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है जिनके अपनी व्यवस्थापिका है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर सबको पता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख को अलग बना दिया गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल में वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज जिनकी व्यवस्थापिका है, उनके मुख्यमंत्री भी शासकीय परिषद या गवर्निंग काउंसिल के सदस्य मेंबर होते हैं। और लास्ट इसमें आएगा केंद्र शासित क्षेत्र। अब वो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधान परिषद या यूं कह लो कि व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां का शासन या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं, प्रशासक चलाते हैं, जो होते हैं वहां के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल भी शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार इसमें ये सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन को ठीक से याद रखना। पूछ सकते हैं कि शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तीसरा इसमें आएगा रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें। ये इसके नाम में ही है। इन परिषदों का गठन या यूं कह लो कि क्रिएशन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित, देखो जहां पर जैसे उत्तर पूर्व के राज्य आते हैं, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, उनके लिए अलग से बन गई एक रीजनल काउंसिल। ठीक है, ऐसे ही किसी उत्तर भारत के लिए अलग बन गई, दक्षिण भारत के लिए बन गई। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक से अधिक 2, 3, 4 राज्य आते हैं, वो एक क्षेत्र, एक रीजन से संबंधित होते हैं, और ये बेसिकली उस रीजन, उस क्षेत्र जिसके लिए बनी है, वहां के विशिष्ट मुद्दे, स्पेशल इश्यूज के समाधान या सॉल्यूशन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल या यूं कह लो टेन्योर निश्चित होता है। ये एक फिक्स टाइम, एक निश्चित टाइम या कार्यकाल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसका संयोजन, इसका जो कोऑर्डिनेशन है क्षेत्रीय परिषदों का, वो प्रधानमंत्री करते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के राज्यपाल भी इसमें शामिल या इन्वॉल्व होते हैं। देखो, संयोजन, कोऑर्डिनेशन मतलब जितनी भी ये क्षेत्रीय परिषदें बनेंगी, उनका संयोजन, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लिए बन गई, तो उन सबका कोऑर्डिनेशन, उनका संयोजन होना भी जरूरी है, ताकि वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके या यूं कह लो कि समायोजन या संयोजन करके काम कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन, संयोजन कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इसमें स्टेट्स के मुख्यमंत्री या यूं कह लो राज्य के मुख्यमंत्री, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल, इन्वॉल्व होते हैं। इन परिषदों का सभापति, देखो क्या होगा, जैसे कोई बैठक होगी तो सभापति कोई इनका बैठक का, कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष, चेयरपर्सन भी होना चाहिए, या तो नीति आयोग के अध्यक्ष मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री, अथवा अगर प्रधानमंत्री
या प्राइम मिनिस्टर बाई चांस उनकी अध्यक्षता के लिए, चेयरपर्सन के लिए अवेलेबल उपस्थित नहीं है, बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे में कौन करेगा? उनके द्वारा नामित, ठीक है, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे वो क्षेत्रीय परिषदों की बैठक या कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष या चेयरपर्सन करेंगे। वो उसका काम करेंगे अध्यक्ष या चेयरपर्सन का, या बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चौथा आता है इसमें विशिष्ट आमंत्रित, स्पेशल इनवाइट। ये विशेष रूप से स्पेशली इनवाइट या आमंत्रित किए जाते हैं नीति आयोग में। विशिष्ट आमंत्रित में विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, सुविज्ञ, एक्सपर्ट्स, अभ्यासी, प्रैक्टिशनर्स इत्यादि होते हैं, जिनके पास संबंधित क्षेत्र, रिलेटेड फील्ड का, जिसके लिए नीति या पॉलिसी बनानी है, की योग्यता, क्वालिफिकेशन और ज्ञान या नॉलेज होती है। और इनको जो विशेष रूप से आमंत्रित या स्पेशल इनवाइट किए जाते हैं सदस्य, ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित या नॉमिनेट किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ही इनको नॉमिनेट करता है। जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में पॉलिसी, नीति बनानी है, उससे संबंधित ऐसे व्यक्ति जिनके पास विशेष स्पेशल ज्ञान, नॉलेज हो, योग्यता हो, क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, ऐसों को प्रधानमंत्री या यूं कह लो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देते हैं, नामित कर देते हैं, और ये नीति आयोग के सदस्य बन जाते हैं। तो इनको बोला जाता है स्पेशल इनवाइटेड, विशेष आमंत्रित। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके सामने, पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये पूर्णकालिक के मतलब से ही है पूरे समय के लिए रहता है नीति आयोग में, जब तक के लिए वो पूरी नीति बना रहा है, ठीक है। तो इस ढांचे में कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री या भारत के प्राइम मिनिस्टर पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन इसमें सदस्य होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होते हैं उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन। यह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और इनको कैबिनेट मंत्री के समकक्ष या इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के प्रथम फर्स्ट उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे श्री अरविंद पंजारिया जी। और अब कौन है एक नंबर में? ये दो भी पूछ सकती है आधे आधे नंबर के, कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार जी। ये बहुत फेमस डॉक्टर राजीव कुमार जी, ये बहुत फेमस या यूं कह लो प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री है। इनके बारे में ज़रूर से आप अगर टाइम मिले तो गूगल पे जाके ब्राउज करके देखना। ये बहुत माने हुए इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री माने जाते हैं। दूसरा इसमें आएगा पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में सदस्य। ये पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, या यूं कह लो कि इसमें जो सदस्य आते हैं ये फुल टाइम होते हैं। और फुल टाइम मतलब जब तक नीति आयोग में काम कर रहे हैं पूरे समय तक बने रहते हैं। और ये इक्विवेलेंट होते हैं राज्य मंत्री के। राज्य मंत्री मतलब पूर्णकालिक सदस्य क्या हुआ कि जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ना, यूनियन मिनिस्टर, इनसे थोड़ा नीचे लेवल के होते हैं राज्य मंत्री। इसके बाद आते हैं अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य जो होते हैं वो दो होते हैं। ये देखो, अंशकालिक सदस्य क्या होते हैं? टेम्परेरी, जैसे पूर्णकालिक था ना कि पूरे समय के लिए रहेंगे, फुल टाइम मेंबर। ये अंशकालिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं। ये कुछ समय से क्या है, जो अलग अलग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं, शोध संगठन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और अन्य प्रासंगिक संस्थाओं या यूं कह लो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस, या ऐसी कोई भी नीति बन रही है जिसमें जो रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, तो ऐसी जगह से ये दो सदस्य अंशकालिक या यूं कह लो पार्ट टाइम मेंबर्स बुलाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं पदेन सदस्य। ये पदेन सदस्य को बोला जाता है इंग्लिश में एक्स ऑफिशियो मेंबर। ये भारत के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा नामित, नॉमिनेटेड होते हैं। और केंद्रीय मंत्री परिषद जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, इसके मंत्री होते हैं, और अधिकतम 4 मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट आएगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। एक होता है इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक निश्चित कार्यकाल के लिए, जो फिक्स टेन्योर के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त या यूं कह लो अपॉइंट किए जाते हैं। और भारत के सचिव, सचिव मतलब भारत के जो सेक्रेटरी हैं उसके इक्विवेलेंट या समकक्ष होते हैं। वर्तमान के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। ये नाम याद रखना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है।
और लास्ट में मैंने आपको बताया था सचिवालय जैसा आवश्यक समझा जाए अगर ज़रूरत हो तो। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये कुछ विशेषज्ञ प्राप्त शाखाएं या स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी हैं जो नीति आयोग में काम करती हैं। एक शोध शाखा है, रिसर्च ब्रांच है, परामर्शदात्री शाखा कंसल्टेंट ब्रांच है, और टीम इंडिया शाखा या टीम इंडिया ब्रांच है। तो ये ब्रांचों के ऊपर आ जाए कितनी ब्रांची शाखाएं होती हैं, तो 3 होती है, और तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक में आगे। तो अब हम आते हैं नीति आयोग की स्थापना के कारण भी कह सकते हो, या नीति आयोग की नीड, आवश्यकता क्या पड़ी। देखो, हो सकता है वो आपसे सीधा पूछ ले, भाई नीति आयोग की स्थापना के क्या कारण थे, कॉजेज या रीजन क्या थे एस्टेब्लिशमेंट के। तो आप सीधी सी बात कहोगे कि भाई जो आवश्यकता है वही तो कारण बन गई, कि जो आवश्यकता पड़ी तभी तो कोई कारण था। तो वो एक ही बात है, वो ट्रिकी क्वेश्चन है, वो आपको घुमा रहा है कि भाई स्थापना के क्या कारण थे। तो वही कारण है जिनकी वजह से नीति आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो नीति आयोग की आवश्यकता, नीड, या यूं कह लो स्थापना कारण, ये एक ही तरह से इसको डील करना है। अब हो सकता है वो आपके सामने दूसरा ट्रिकी क्वेश्चन लाए कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग किस प्रकार अलग है या इनमें क्या अंतर है। तो अब आप इसको कैसे डील करोगे, क्योंकि शायद ऑनलाइन किसी ने आपको नहीं बताया होगा, कोई कहीं भी चला है, कोई नहीं बता रहा, लेकिन यह भी डील करना है हमें कि भाई योजना आयोग से किस प्रकार अलग है। तो आप देखोगे जैसे योजना आयोग 1950 के दौर का है, मैं हर पॉइंट में योजना आयोग से अलग करके बताऊंगा कि योजना आयोग क्या कर रहा था और नीति आयोग क्या कर रहा है, नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या योजना आयोग नहीं कर रहा था जिसकी जगह पर नीति आयोग काम कर रहा है। तो आप इस तरह से इनमें अंतर भी कर सकते हैं, किस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग एक दूसरे से अलग है ये भी बता सकते हैं। तो इसी एक नीड, आवश्यकता में स्थापना के कारण भी आ जाएंगे, नीति आयोग की जरूरत, आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी, इसमें स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट के कारण भी आ जाएंगे, और आप दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी कर सकते हैं। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना। तो नीति आयोग, या यूं कह लो नीति आयोग की आवश्यकता, नीड, या यूं कह लो कि स्थापना के कारण में पहले आवश्यकता क्या है वो देखो। योजना आयोग 1950 के दौर या वक्त का था। अब जो इंग्लिश वाले याद रखना, इसका इंग्लिश वर्जन आपकी स्क्रीन पे नीचे आ रहा होगा, उससे उतार लेना, लेकिन हर पॉइंट में आप उतारने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन 1950 के दौर, वक्त या टाइम या फेस का था, जो समाजवादी नीतियों, सोशलिस्ट पॉलिसी पर आधारित था, बेस था। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन समाजवादी नीतियों, सोशलिस्ट पॉलिसी पर आधारित या बेस था, सबके लिए समान नीति पर आधारित था, सबके लिए समान, इक्वल फॉर एवरीवन। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन यही लेके चलता था, भाई हर व्यक्ति के लिए एक जैसे समानता, इक्वलिटी चाहिए, सबको एक जैसी जरूरत है। जैसे योजना आयोग भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था, अब ठीक है उस वक्त समाजवादी पॉलिसी, सबके लिए समान वाली नीति पर आधारित होना ठीक है, लेकिन आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था जो प्रेजेंट की ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें भारत को प्रतिस्पर्धी, जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी में है उसमें योजना आयोग भारत को प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकता। और वर्तमान दौर जो प्रेजेंट टाइम फेस है ये किसका है, वैश्वीकरण और उदारीकरण का, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का। तो ऐसे में भारत को आज के दौर में क्या करना है, अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था के साथ कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करनी है। वर्तमान दौर वैश्वीकरण उदारीकरण का है जिसमें भारत को अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था के साथ कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा करनी है। ऐसे में नीति आयोग की स्थापना की गई, इसी आवश्यकता के लिए किसकी स्थापना की गई, नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग 21वीं सदी 21st सेंचुरी में नवीन समस्याओं का सामना करने के लिए, न्यू प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी,
वैश्विक अर्थव्यवस्था और चीन और अमेरिका, ये दो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं विश्व की, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था, इन दोनों में ही भारत को प्रतिस्पर्धी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी और चीन अमेरिका की अर्थव्यवस्था से भी भारत को प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए है नीति आयोग, इनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लायक भारत हो सके, इसके लिए बनाया गया है। तो ये आती है पहली आवश्यकता, स्थापना का पहला कारण, या इन दोनों में क्या अंतर है ये आपके सामने पहला आ गया। योजना आयोग 50 के दौर का, 50 का, समाजवादी नीतियों पर आधारित, सोशलिस्ट पॉलिसी, सबके लिए समान नीति पर आधारित, इक्वल फॉर एवरीवन वाली पॉलिसी पर बेस्ड, और योजना आयोग वर्तमान प्रेजेंट में भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था, या यूं कह लो भारत को योजना आयोग वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था जो प्रेजेंट ग्लोबल इकोनॉमी के लायक प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव नहीं बना सकता। वर्तमान का दौर वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण का है। इसमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए और चीन अमेरिका के साथ, चीन अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बनाने के लिए ही नीति आयोग है, ताकि भारत नवीन समस्याओं का भी सामना कर सके, न्यू प्रॉब्लम्स को भी फेस कर सके, और भारत, चीन, अमेरिका और वर्ल्ड इकोनॉमी, चीन अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सके, इसके लिए नीति आयोग है। तो ये है, इन दोनों में अंतर भी आ सकता है, इसको आप अंतर भी कह सकते हैं कि वो क्या करता है, ये क्या करता है, दोनों अलग हो गए। योजना आयोग क्या करता है, नीति आयोग क्या करता है, दोनों अलग हो गए, और यही पहली आवश्यकता या कारण है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब हम आते हैं इसकी आवश्यकता, नीड, स्थापना में दूसरी चीज पर, दूसरे पॉइंट पर, दूसरे कारण पर, कि क्यों इसकी नीड पड़ी, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती, इसका दूसरा कारण क्या है। देखो, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत बड़ा है लेकिन इसको समझाना बहुत जरूरी है, इसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा, लेकिन समझना बड़े ध्यान से। देखो, योजना आयोग सोवियत संघ, मैंने जब योजना आयोग पढ़ाया था, इसीलिए मैं नीति आयोग को सबसे एंड में करा रहा हूं कि आपको सारी बातें पहले पता हो। मैंने राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग पहले करा दिया है। उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले ठीक से देख लेना, इसी चैप्टर में कराया है। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस पूरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, तो आप जरूर से सारी वीडियोस को देख लेना, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। खैर, योजना आयोग जो मॉडल था कि पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, वो हमने सोवियत संघ, यूएसएसआर से प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि वहां पर सोवियत संघ में वो कामयाब या सक्सेसफुल रहा था। लेकिन जब नीति आयोग की स्थापना की गई और इसकी रिसर्च और अनुसंधान किया गया कि भाई हमने तो एक मॉडल वहां से ले लिया, क्यों वहां कामयाब या सफल हुआ था, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि एक चीज जहां पर कामयाब है, वो अगर एक जगह पर कामयाब है, दूसरे देश में कामयाब है, तो हमारे यहां भी हो सकता है केरला की समस्या अलग हो क्योंकि वो समुद्र के पास है, लेकिन हो सकता है मध्य प्रदेश का विकास किसी और तरीके से हो। जब एक ही देश में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, तो दो देशों में अलग अलग परिस्थितियां क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए सकारात्मक प्रभाव होते हुए भी जब इसके बारे में, इसकी स्थापना के बारे में बात चली कि भाई नीति आयोग को स्थापना क्यों की जाए, नीति आयोग की आवश्यकता क्या है, तब ये बात ध्यान में आई और ये बात बोली गई कि सकारात्मक प्रभाव होते हुए भी, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कह लो, पहलू, या पॉजिटिव इफेक्ट्स कह लो, प्रभाव होते हुए भी कोई भी बाहरी मॉडल, आउटसाइडर मॉडल भारतीय परिदृश्य में, भारतीय इंडियन सर्कमस्टांसेस, इंडियन सिचुएशंस में, भारतीय परिदृश्य में, भारतीय परिस्थिति में प्रत्यारोपित, या ऐसे कहते हैं ना, पेड़ को लगा दिया जाकर, पता लगा कि है पेड़ नारियल का लगा रहे हो जो समुद्र के आसपास होता है, लगा रहे हो तुम उसको दिल्ली के यहाँ पर लाकर, तो उसको वो जलवायु, उसे क्लाइमेट नहीं मिलेगा। तो कोई भी बाहर का मॉडल भारत में प्रत्यारोपित या प्लांट नहीं किया जा सकता। हमें मतलब भारतीयों को वृद्धि, इंक्रीजमेंट की अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी की खोज या डिस्कवर खुद करनी है। भारतीयों को यह मानकर चला गया नीति आयोग में कि इंडियंस को, भारतीयों को अपनी जो विकास, अपनी जो वृद्धि, इंक्रीज, डेवलपमेंट की जो खोज है, डिस्कवर खुद करनी है अपनी परिस्थितियों, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से।
एक नई संस्था, एक नई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन शून्य से शुरुआत करेगी, जीरो से सोच के चलेगी कि हमें कहां से चलना है और कहां पहुंचना है, और यह तय करेगी, यह डिसाइड करेगी कि भारत के लिए क्या उपयोगी है, यूजफुल क्या है इंडिया के लिए। कोई बाहर का मॉडल से हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते। इंडिया की परिस्थितियों, सिचुएशन को देखते हुए हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या यूजफुल है। तो नई संस्था बिल्कुल जीरो, शून्य से स्टार्ट करके ये देखेगी हमारे लिए क्या उपयोगी है, यूजफुल है। यही विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण या यही डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, भारत का दृष्टिकोण या विजन या स्कोप होगा। हम क्या अपने आप को कहां लेके जाएंगे, खुद डिसाइड, खुद निर्णय करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी परिस्थितियां, हमारी सिचुएशन क्या है। इसीलिए ये दूसरा कारण बोला गया नीति आयोग की स्थापना का भी, या नीति आयोग की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि बाहर के मॉडल से को हम सीधा इंडिया में नहीं प्लांट कर सकते, क्योंकि इंडिया की परिस्थितियां, सिचुएशंस अलग है। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा कारण आवश्यकता क्या है कि नीति आयोग को बनाना पड़ा या इसका निर्माण करना पड़ा, नीति आयोग क्यों आता है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन पूर्ण आधिकारिक का मतलब फुल्ली ऑफिशियली, जो पूरी तरह से अधिकार अपने पास रखता है। आधिकारिक मतलब जो अधिकार, जो निर्णय, जो डिसीजन योजना आयोग ने दे दिए वो राज्यों को मानने पड़ेंगे। तो योजना आयोग कैसे काम करता था, पूर्ण आधिकारिक और आदेशात्मक। तो योजना आयोग का ढांचा, स्ट्रक्चर ही कैसा था, पूर्ण आधिकारिक, फुल्ली ऑफिशियल और आदेशात्मक। सीधा निर्णय देना, डिसीजन देना, मानना पड़ेगा। ठीक है। जो वर्तमान में प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट, प्रेजेंट में रेलेवेंट नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए इसका पूरा वर्जन मैं फिर से कह रहा हूं, नीचे आ रहा होगा, उससे उतार लेना, समझ जरूर लो क्योंकि मैं इंग्लिश में साथ साथ समझा रहा हूं। ठीक है। तो योजना आयोग का जो पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर था वो पूर्ण आधिकारिक था, फुल्ली ऑफिशियल था, आदेशात्मक था, सीधा डिसीजिव था, और वर्तमान में, प्रेजेंट में प्रासंगिक या रिलेवेंट नहीं था। योजना आयोग में नीतियों का प्रवाह, पॉलिसीज का जो फ्लो है वो केंद्र से राज्यों की तरफ था। जो केंद्र, सेंटर, भारत सरकार ने कह दिया वो राज्यों को मानना पड़ेगा। ये कौन सी पॉलिसी पे, नीति पे काम करता है योजना आयोग, कौन सी अप्रोच पे काम करता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है। जैसे कि आप एक पेड़ को ले लो, एक ट्री को, कि ऊपर बैठा कोई पत्ता कह रहा है कि जड़ को क्या चाहिए, जबकि जड़ की रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि जड़ के ऊपर ही पूरा पेड़ खड़ा, यूं कह लो। तो योजना आयोग पूर्ण आधिकारिक, ऑफिशियल था, आदेशात्मक, पूरा डिसीजिव, जो डिसीजन दे दिया, निर्णय दे दिया, राज्य को मानना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में ये ढांचा, स्ट्रक्चर, योजना आयोग वर्तमान, प्रेजेंट में प्रासंगिक, रेलेवेंट नहीं था। इसीलिए योजना आयोग का जो, अगर आप नीतियों का, पॉलिसीज का प्रवाह फ्लो देखो, केंद्र, भारत सरकार से, केंद्र सरकार से राज्य तक था। ठीक है। योजना आयोग की जो अप्रोच थी वो क्या थी, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ पहुंच को अपनाया गया था। इस पहुंच को, इस अप्रोच को योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ने अपनाया था, ऊपर से नीचे। लेकिन अब इसके स्थान पर परिवर्तन करना था। एक रेलेवेंट, एक औचित्य चीज चाहिए थी, औचित्यवान चीज जो रेलेवेंट हो, वर्तमान वक्त, प्रेजेंट टाइम के वक्त रेलेवेंट हो। नीति आयोग राज्यों से इनपुट लेकर, अब नीति आयोग उल्टा काम नहीं करता है, वो अपना निर्णय देता था, लेकिन नीति आयोग क्या करता है, पहले राज्यों से इनपुट लेता है। ऐसे ही जैसे पेड़ में पहले जड़ों से पूछा जाए भाई तुझे क्या चाहिए, फिर इनपुट लेकर केंद्र की तरफ प्रवाह करता है, केंद्र की तरफ प्रवाह फ्लो करता है कि भाई राज्यों को ये चाहिए, तब वो उस चीजों को फ्लो आगे बढ़ा देता है। मतलब जो पहले था कि केंद्र के निर्णय को, योजना आयोग में केंद्र के निर्णय को राज्यों की तरफ प्रवाह था, लेकिन अब राज्यों की जरूरतों, आवश्यकताओं का प्रवाह किस तरफ होता है। पहले राज्यों की जरूरतों, आवश्यकताओं का इनपुट लिया जाता है कि क्या चाहिए, उस इनपुट को लेकर उसे केंद्र की तरफ प्रवाह फ्लो किया जाता है। भाई राज्यों की ये डिमांड है, राज्यों में ये आवश्यकता है, इस राज्य में ये जरूरत है और राज्यों को ये चाहिए। योजना आयोग टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाता है, लेकिन नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपना के चलता है। राज्यों से इनपुट लेता है, नीचे से काम करके ऊपर चल रहा है। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच अप्रोच को अपनाकर कार्य करता है। तो ये आ गया सबसे बड़ा कारण भी कह लो, इन दोनों में अंतर भी है, फर्क भी आ गया। तो इसी कारण की वजह से नीति आयोग
को लाया गया, या यूं कह लो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का स्थापना की गई या इसे बनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो अब हम आते हैं नीति आयोग की आवश्यकता, नीड के या स्थापना के चौथे कारण कह लो या फोर्थ पॉइंट पर। देखो, इस पॉइंट में सबसे बड़ी बात आपको जो समझनी है वो यह है कि पिछले 6 दशकों में, लास्ट 6 डेकेड्स में भारत, इंडिया बदलाव से गुजरा है, चेंज से गुजरा है, पास थ्रू चेंज। भारत एक बदलाव के दौर से, चेंज के फेज से गुजरा है, पास हुआ है। और ये बदलाव या ये चेंज एक क्षेत्र एक फील्ड में नहीं हुआ है, हर क्षेत्र हर फील्ड में हुआ है। राजनीतिक पॉलिटिकल, सोशल सामाजिक, आर्थिक इकोनॉमिक, प्रौद्योगिकीय तकनीकी और जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिकली, तो हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। और अब आप सोचोगे कि भाई इसमें अंतर नहीं बता रहा, तो अंतर समझ लो। योजना आयोग बदलते वक्त के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ और चेंजिंग फेस के साथ, बदलते वक्त के साथ, इन सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिक तकनीकी या जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक, इन सभी क्षेत्रों में भारत की जनता की, इंडिया के पीपल की आवश्यकताओं, नीड्स और आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है या पूरा नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि पिछले 6 दशकों में भारत एक बदलाव से गुजरा है। तो भारत एक बदलाव से गुजरा है, 6 दशकों में, 6 डेकेड्स में चेंज से गुजरा है हर क्षेत्र में, यह हमें पता लग गया। इसीलिए बदलते वक्त के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ साथ चेंजिंग फेस, एक पूरा युग ही बदल गया है, एक सदी बदल गई, एक शताब्दी बदल गई है पूरी। वो 20वीं सदी थी, 21वीं सदी है। तो ऐसे में कि जब पूरा वक्त ही बदल गया है, टाइम ही चेंज हो गया है, तो ऐसे में बदलते वक्त के साथ, विद चेंजिंग टाइम, हम क्या करें? ऐसे में भारत को हर क्षेत्र में जो परिवर्तन, जो चेंजेस हुए हर फील्ड में, ऐसे में भारत की जनता की आवश्यकताओं, इंडिया के पीपल की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस में भी चेंज या बदलाव आए हैं। और बदलते वक्त के साथ भारत की जनता की आवश्यकताओं और एस्पिरेशंस या आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही नीति आयोग की स्थापना की गई। तो ये आपके सामने आ गए 4 पॉइंट कि क्यों स्थापना की गई, क्या स्थापना के क्या कारण थे, क्या आवश्यकता या नीड थी नीति आयोग की। और इसके जरिए हम आराम से अंतर भी अब कर सकते हैं, योजना आयोग से नीति आयोग किस प्रकार अलग है या अंतर रखता है।